तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में और उनसे जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट्स हैं जो आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आगे की रणनीति, टेक्निकल चार्ट पे लेवल्स और अभी हमको क्या करना चाहिए विद रैशनल काफ़ी ज़रूरी जानकारी साझा करूंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में। तो इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स अनाउंस हो चुके हैं, तो एक बार नंबर्स हम देख लेते हैं। सेल्स की बात करते हैं, ईयर ऑन ईयर सेल्स में करीब करीब 9% के आसपास ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, विच इज़ गुड। सिक्वेंशियल बेसिस पे बात करें तो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि फ्लैट नंबर्स ही देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ईयरली बेसिस पे 1% से डिक्लाइन हुए हैं, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे मार्जिन्स यहाँ पर मेंटेन होते हुए नजर आए हैं। प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है ईयरली बेसिस पे, और सिक्वेंशियल बेसिस पे डिक्लाइन हमको देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स अगर हम देखें तो नंबर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। अब नंबर अच्छे क्यों नहीं है उसके पीछे रीज़न है। देखिए जो इनके मेजर बिजनेस सेगमेंट्स हैं यहाँ पर वो हिट होते हुए नज़र आए, जहाँ पर नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ हमको देखने को मिली है, जहाँ पर बिल्कुल भी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है उस। अब यहाँ पर थोड़ा हम सेगमेंट्स को एनालाइज करते हैं तो देखिए इनके जो मेजर सेगमेंट हैं, इंडियन बेवरेजेस जो इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेगमेंट है, उसके बाद यहाँ पर इनका इंटरनेशनल टी वाला और यूएस कॉफ़ी वाला। तो ये इनमें आप देखिए कि यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ हमको बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, साथ ही साथ रेवेन्यू ग्रोथ आप देखेंगे तो यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ भी देखने को नहीं मिली। इसी वजह से यहाँ पर नंबर्स हमको थोड़े से सबड्यूड देखने को मिल रहे हैं ईयरली बेसिस पे। क्वार्टर 3 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, लेकिन जो यहाँ पर देखिए एक समझने वाली बात है, जो अच्छी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है बिजनेस में, वो है दोस्तों इनका इंडिया फूड वाला सेगमेंट। जी हाँ दोस्तों, 29% के साथ रेवेन्यू ग्रो किया, विच इज़ रियली गुड। और 4% के साथ वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ लगातार आ रही है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए इसके बारे में हमने पहले ही बात करी है कि ये कंपनी अपने फूड बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फोकस कर रही है, और फूड बिजनेस इनका बहुत जल्दी ओवरटेक करता हुआ नजर आ सकता है इनके इंडियन बेवरेजेस बिजनेस को। सुनील डिसूजा साहब ने कई इंटरव्यू में ये भी कहा है कि देखिए डेफिनेटली इनका जो फूड वाला बिजनेस है ये ओवरटेक कर सकता है इंडियन बेवरेज बिजनेस को, और बड़े स्केल पे यहाँ पर वो काम करते हुए नजर आएंगे। और एक दो इंटरव्यू में ये भी कहा है कि देखिए जो इनका फूड का सेगमेंट है, फूड्स फॉर फूड जो बिज़नेस है इनका, इट इज़ बेसिकली ईवी मोमेंट फॉर देम। जैसे कि कार में ईवी मोमेंट है, फूड बिज़नेस इनका ईवी मोमेंट हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा कंजम्पशन जो है कंज्यूमर डिमांड यहाँ पर है, और डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो को और एनहेंस ये करते जा रहे हैं। जहाँ पर टाटा सॉल्ट में ऑलरेडी ये मार्केट लीडर है, टाटा संपन्न में, टाटा सोलफुल में, और यम साइड टाटा संपन्न का ही ब्रांड जो सेगमेंट है एक, वहाँ पर लगातार ये मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी आ रही है, वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर अच्छी आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पर एक ये एफएमसीजी कंपनी बनना चाह रहे हैं, और जो नंबर्स हैं इंडिया फूड बिजनेस के वो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी प्रॉमिसिंग है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक बार फूड बिजनेस की, तो आप देखिए कि फूड बिजनेस में ये मार्केट शेयर भी गेन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस स्लाइड में आप देखें तो यहाँ पर देखिए मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, +90 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पर मार्केट शेयर गेन किया है। रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पर ये लगातार एनहेंस करते जा रहे हैं और मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सॉल्ट में तो लगातार ये अच्छा कर ही रहे हैं, जहाँ पर ये मार्केट लीडर हैं। लेकिन टाटा संपन्न एक ऐसा ब्रांड है इनका जो यहाँ पर मार्केट शेयर लगातार गेन करता जा रहा है। आप देखिएगा, डी मार्ट में जाइए, किसी भी रिटेल सुपर जो चेन है, सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट्स है, उनमें जाइएगा तो टाटा संपन्न के आपको जो ब्रांड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, आपको वो शेल्फ की फ्रंट रो में ही देखने को मिल जाएँगे। तो मेरे को लगता है कि टाटा कंज्यूमर में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपको इस इनके फूड बिज़नेस पे डेफ़िनेटली फ़ोकस करना चाहिए। बाकी एक्विज़िशंस भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने, आपको पता ही है कि यहाँ पर बिसलेरी का एक्विज़िशन भी यहाँ पर किया है। तो टाटा कंज्यूमर टेक्निकली बात करें तो ऊपरी स्तरों से करेक्ट हो चुका है और साथ ही साथ कंसोलिडेट करा है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो इन लेवल्स पे मेरे ख्याल से एक बाइंग बनती हुई नज़र आ रही है टाटा कंज्यूमर में। हालाँकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। स्टॉक का पी 64 के आसपास है। अगर मैं हिस्टोरिकल पी की बात करूँ तो करीब-करीब यहाँ पर 25 के आसपास निकल के आता है। तो उस पैरामीटर पे ये खरा नहीं उतरता। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो यहाँ पर आपको हैवी लमसम निवेश नहीं करना है। एसआईपी वे में जो है इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीपक नाइट्राइट की। तो दीपक नाइट्राइट के भी क्वार्टर 3 के नंबर्स अनाउंस हो चुके हैं। नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और सिक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ा सा डिक्लाइन है मामला। यहाँ पर मार्जिन्स बात करें तो मार्जिन्स डिक्लाइन हुए हैं ईयरली बेसिस पे, लेकिन इंप्रूवमेंट हो रही है क्वार्टरली बेसिस पे।
तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर पिकअप करती हुई नज़र आ रही हैं चीज़ें। नेट प्रॉफिट भी क्वार्टरली बेसिस पे इंप्रूव हुआ है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे डाउन है। और फिनॉल बिजनेस में यहाँ पर मैं देख रहा था कि इनके थोड़ा सा यहाँ पर अब वापस से इंप्रूवमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, डिमांड यहाँ पर पिकअप होती हुई नज़र आ रही है। तो दीपक नाइट्राइट के बिजनेस एक्सपेक्टेड था कि बहुत अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन क्वार्टरली सिक्वेंशियल बेसिस पे ग्रोथ इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, जो कि पॉजिटिव चीज़ है। तो यहाँ पर एक और अपडेट आ रही है, वो है दोस्तों आज की डेट में आप देखिए, जो है इन्होंने यहाँ पर ये जारी किया है नोटिफिकेशन दीपक नाइट्राइट ने। इनके नांदेसरी प्लांट में फिर से एक बार ओपन स्पेस एरिया जो है गेट के नियर जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, वहाँ पर फिर से एक बार जो है फायर ब्रोकआउट होती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, तो फिर से एक बार नांदेसरी प्लांट में आग लगी है, लेकिन अब की बार यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई भी फिक्स एसेट को यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ है, कोई पर्सनल इंजरी यहाँ पर होती हुई देखने को नहीं मिली है। 20 से 25 मिनट में जो है आग को यहाँ पर बुझा दिया गया था। तो पॉजिटिव है कि यहाँ पर कोई बिजनेस इम्पैक्ट नहीं हुआ है, ना ही कोई यहाँ पर ह्यूमन कैजुअलिटी हुई है। लेकिन ये जितनी आग लग रही है, कहीं न कहीं समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या जो है चीज़ें सही नहीं हो रही। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। हालाँकि मैं कई साल से देख रहा हूँ कि दीपक नाइट्राइट के कहीं न कहीं तो जो है फायर इंसिडेंट हमको देखने को मिलते ही हैं। अब देखिए इश्यूज़ यही हैं, जिस जिस स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज़ हैं, केमिकल कंपनीज़ हैं, इनमें फायर का इश्यू रहता है। जो फार्मा कंपनीज़ हैं, इनमें यूएस एफडीए इश्यू रहता है। तो ये सारी चीज़ें रहती है, हर बिज़नेस में कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर देखना है कि इन्होंने किस तरीके से यहाँ पर इन इश्यूज़ को फेस किया और कैसे ये ओवरकम किया है, आगे कैसे बढ़ रहे हैं, आगे के क्या प्लान्स हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो है चीज़ें चलती रहेगी। लेकिन बिज़नेस अगर अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, आगे के फ्यूचर प्लान्स अच्छे हैं, तो बाइंग करने में कोई मतलब यहाँ पर दिक्कत नहीं है। क्योंकि दीपक नाइट्राइट की पर्सनली बात करूँ तो देखिए बिज़नेस में केपेक्स काफ़ी अच्छे अलाइन्ड है, मैनेजमेंट अच्छा है, आगे के प्रॉमिसिंग फ्यूचर नज़र आता है। डिफरेंट जो है डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स में ये जो है अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनहांस कर रही है, जो एक ग्रोथ ट्रिगर्स हो सकते हैं। और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स डेफिनेटली इनके पास ऑलरेडी है। फिनॉल की बात करूँ और आगे भी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से बाइंग की जा सकती है। और फार्मा सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया, ये अभी थोड़े से प्रेशर में है। आईटी सेक्टर प्रेशर में हो गया। ये ऐसे सेक्टर है जो अभी प्रेशर में है। तो मुझे लगता है इन सेक्टर्स में अभी बाइंग करनी चाहिए। अगले 2 साल में इन तीनों सेक्टर्स में बहुत ज़बरदस्त मुनाफा हो सकता है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फार्मा, केमिकल और आईटी, इनमें आपको धीरे-धीरे अब जो है अपनी बाइंग को यहाँ पर बढ़ाना है, हर डिप पे यहाँ पर बाय करना है। तो दीपक नाइट्राइट इस लेवल पे बाय किया जा सकता है, लेकिन टेक्निकली थोड़ा वीक नज़र आ रहा है। की मूविंग एवरेजेस के नीचे है। अगर यहाँ पर गिरावट होती है तो यहाँ पर ये 1500 के लेवल पे भी आ सकता है। तो यहाँ पर और अच्छी बाइंग की जा सकती है। एलोकेशन का ध्यान रखिएगा और बाइंग करते रहिए। बात करते हैं प्रिंस पाइप की। इसके भी Q3 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट की बात करें तो अगेन एक्सपेक्टेड था कि ईयरली बेसिस पे तो नंबर यहाँ पर अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन अब की बार यहाँ पर अच्छी चीज़ ये हुई है प्रिंस पाइप के साथ कि सेल्स में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है ईयरली बेसिस पे, और यहाँ पर सिक्वेंशियल बेसिस पे इम्प्रूवमेंट है। मार्जिन्स यहाँ पर काफ़ी गिर गए थे पिछले क्वार्टर में, लेकिन 10% मार्जिन उन्होंने फिर से यहाँ पर जो है हासिल कर लिए हैं। तो सिक्वेंशियल बेसिस पे बिजनेस में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। जो यहाँ पर पॉलीमर प्राइसेस हैं, पीवीसी प्राइसेस हैं, उनमें यहाँ पर डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से अगेन इनको आगे वाले क्वार्टर्स में और बेनिफिट यहाँ पर होता हुआ नज़र आएगा। नेट प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पे गिरावट है, लेकिन आप देखिए कि नेगेटिव नेट प्रॉफिट से 35 करोड़ का प्रॉफिट, तो काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ हमको सिक्वेंशियल बेसिस पे काफ़ी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है। तो प्रिंस पाइप अगेन ज़बरदस्त कंपनी है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। अगर आपको देखिए प्रॉक्सी प्ले करना है इंफ्रा पे, तो प्रिंस पाइप काफ़ी अच्छी कंपनी है। और पाइप में आपको जाना है स्मॉल कैप कंपनी में, तो प्रिंस पाइप का काफ़ी अच्छी कंपनी है। और निचले स्तरों से एक बेस बनता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए कितना शानदार बेस बन रहा है, टेक्निकली अच्छा नज़र आ रहा है। अभी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे, सिक्वेंशियल बेसिस पे रिजल्ट में इंप्रूवमेंट है। और मैनेजमेंट यहाँ पर ये भी कह रहा है कि आगे इंप्रूवमेंट और होता हुआ नजर आएगा, तो स्टॉक धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो इसको आप धीरे धीरे यहाँ पर एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एस्ट्रल। जी हाँ, तो एस्ट्रल के भी नंबर आ चुके हैं। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स अगेन सिक्वेंशियल बेसिस पे एस्ट्रल प्रिंस सेम जो है सेगमेंट में है, सेम बिजनेस में है कंपनी, तो सिक्वेंशियल बेसिस पे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है इन बिजनेस में। और रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है। हालांकि सिक्वेंशियल बेसिस पे ईयरली बेसिस पे इबिट्टा नेगेटिव है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे इबिट्टा पॉजिटिव है 20% के आसपास। प्रॉफिट की बात करें तो ईयरली बेसिस पे नेगेटिव है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे प्रॉफिट काफ़ी शानदार है, 30% से ऊपर है। बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इनके प्लम्बिंग बिजनेस में, तो प्लम्बिंग बिजनेस में सिक्वेंशियल बेसिस पे इम्प्रूवमेंट है।
इनका जो हिट हुआ है बिज़नेस, वो मेजरली हिट हुआ है पेंट वाला, क्योंकि पेंट में भी देखिए डिमांड यहाँ पर थोड़ी-सी कम नज़र आ रही है। पेंट सेक्टर थोड़ा-सा अभी प्रेशर में है, तो वो डिमांड हिट हिट कर रही है। जो प्रॉक्सीज़ हैं पेंट की, एस्ट्रल जैसी कंपनीज़ हो गया, इनको हिट कर रही है। इनके डिमांड यहाँ पर कम, पेंट सेक्टर को सॉरी, जो पेंट वाला बिज़नेस है इनका, उसमें डिमांड कम है, तो इनका पेंट वाला बिज़नेस, एडहेसिव बिज़नेस उतना अच्छा अभी नहीं कर पाया है। बाकी देखिए एक और अपडेट है यहाँ पर एस्ट्रल के रिगार्डिंग। सभी को पता है कि यहाँ पर बोनस अनाउंस कर दिया गया है, तो 1:3 का यहाँ पर बोनस है। तो एवरी 3 शेयर्स पे 1 शेयर हमको यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट से पहले अगर हमारे पास इक्विटी शेयर्स हैं हमारे डीमैट में एज ए होल्डिंग, तो हमको ये बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। बाकी फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो इनका देखिए भुवनेश्वर वाला प्लांट इज़ रेडी एंड दे हैव ऑलरेडी रोल्ड पीवीसी प्रोडक्ट वाटर टैंक टू मार्केट। तो यहाँ पर आगे आने वाले Q1 में ये फुली ऑपरेशनल होता हुआ नज़र आएगा। वॉल्व प्रोजेक्ट इनका सारे मतलब यहाँ पर एसकेयूज़ जो है लाइव हो चुके हैं। दे हैव स्टार्टेड जनरेटिंग रेवेन्यूज़ एंड बाय Q4 वी आर एक्सपेक्टिंग ऑल एसकेयूज़ विल बी इन द मार्केट। तो ये सेगमेंट भी इनका काम करता हुआ नज़र आएगा, इनके पीएनएल में ऐड करता हुआ नज़र आएगा। मार्जिन अभी डेफिनेटली प्रेशर में है बिकॉज ऑफ पीवीसी एंड केमिकल्स, रॉ मटेरियल जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से। तो Q3 में मार्जिन बेटर है, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि यहाँ पर Q4 से और आगे भी मार्जिन इंप्रूव होते हुए नज़र आएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अच्छी होती हुई नज़र आएगी। ये बिज़नेस अभी डेफिनेटली शॉर्ट टर्म हेडविंड्स के थ्रू गुजर रहे हैं, लेकिन यही मौका होता है जब हमको अच्छे बिज़नेस को एक्वायर करना है, जो है एक्यूमुलेट करना है। तो इस बिज़नेस को भी आप एस्ट्रल में देखिए, कोई यहाँ पर शक नहीं है, समस्या नहीं है। मुझे लगता है कोई समस्या होनी चाहिए इसको बाय करने में। थोड़े वैल्यूशन ज़रूर महंगे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी इसमें बाइंग नहीं करनी है। लेकिन अगर ये 1600 के आसपास आ जाता है एस्ट्रल, तो यहाँ पर अच्छी क्वांटिटी उठाई जा सकती है, लेकिन इस लेवल पे भी एसआईपी यहाँ पर की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैम्स की। तो कैम्स के भी रिजल्ट आ चुके हैं। तो कैसे रहे रिजल्ट? बिल्कुल फ्लैट नंबर्स हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्लैट नंबर्स हैं। कैम्स के बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर नहीं हैं, और क्वार्टरली बेसिस पे तो मतलब कुछ ही ग्रोथ नहीं है, लेकिन सिक्वेंशियल ईयरली बेसिस पे भी यहाँ पर कुछ ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। हालांकि मार्जिन्स की बात की जाए तो मार्जिन्स ऑलमोस्ट यहाँ पर मेंटेन करती हुई नज़र आ रही है। तो कैम्स की बात करें तो मेरे हिसाब से देखिए, कैम्स एक ऐसा बिजनेस है जो थोड़ा सा साइकिल्स में चलता है, ठीक है। जो कैपिटल मार्केट की साइकिल्स होती है उसके हिसाब से बिजनेस चलते हैं, जैसे कि बीएसई हो गया, सीडीएसएल हो गया, ठीक है, कैम्स हो गया। तो जब मार्केट में थोड़ा सा फियर का माहौल है, मार्केट डल है, कंसोलिडेशन में है, या फिर बेयर मार्केट है, तो ये बिज़नेस आपको नहीं चलते हुए नज़र आएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर सप्लाई साइड प्रेशर भी है कैम्स में, वो भी इशू है। लेकिन ये बिज़नेस आपको बुल मार्केट में चलते हुए नज़र आएंगे। तो मेरे ख्याल से इनको ऐसे समय पे ही एक्यूमुलेट करना चाहिए, और बुल मार्केट में फ्रूट्स हमको एंजॉय कर रहे हैं, इनको खरीदना है हमको कंसोलिडेशन में, बेयर मार्केट में, फियर वाले माहौल में, और मज़ा आएगा इसका बुल मार्केट में। तो कैम्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छे लेवल्स पे है, लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया जा सकता है। मार्केट लीडर कंपनी है, लगातार ग्रोथ पोस्ट कर रही है। थोड़ा सा अभी मार्केट रिलेटेड यहाँ पर साइकिल थोड़ी सी अभी नेगेटिव है, उसकी वजह से आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा करेगा, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट बात करते हैं मोल्टेक पैकेजिंग। तो इसके भी Q3 के रिजल्ट आ चुके हैं, और जैसे ही रिजल्ट आए स्टॉक में हमको भारी गिरावट देखने को मिली। आई थिंक 2 दिन में ये 15-16% से ज़्यादा स्टॉक गिर चुका है। तो कैसे रहे रिजल्ट? तो वाई वाई बेसिस पे भी नंबर ख़राब हैं, क्वार्टरली बेसिस पे भी नंबर ख़राब हैं। तो बहुत ज़्यादा नंबर ख़राब है, मतलब काफ़ी ख़राब नंबर आए, उसकी वजह से स्टॉक में उस प्रकार का हमको प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। बात करते हैं अगर मोल्टेक पैकेजिंग की, तो देखिए इसका बिज़नेस क्यों ख़राब हुआ है, उसके पीछे रीज़न है कि मोल्टेक पैकेजिंग ज़्यादातर जो इसका बिज़नेस आ रहा है वो पेंट बिज़नेस से आ रहा है। देखिए मोल्टेक पैकेजिंग की अगर मैं बात करूँ, तो इसका पेंट बिज़नेस जो है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को, तो देखिए पेंट पेंट बिजनेस में इनके 17% की डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि इनके ल्यूब्स वाले बिजनेस में ग्रोथ है, फूड एंड एफएमसीजी वाले बिजनेस में अच्छी ग्रोथ है, जहां पर ये काफ़ी अपना फोकस अभी कर रहे हैं। लेकिन पेंट बिजनेस अभी भी इनका रेवेन्यू, जो मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, तो वहाँ से तो पेंट बिजनेस में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि डिमांड जो है वीक है पेंट बिजनेस में, तो यहाँ पर डिमांड वीक है, तो ऑब्वियसली मोल्टेक पैकेजिंग में भी ये वीकनेस हमको देखने को मिल रही है। लेकिन मोल्टेक पैकेजिंग में एक अच्छी चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ये बिज़नेस इनका अच्छा ग्रो कर रहा है, जहाँ पर ये केपेक्स भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ इस पैकेजिंग वाले बिज़नेस में, फूड एंड एफएमसीजी वाले बिज़नेस में, ये लगातार प्रोडक्ट एनहेंसमेंट भी कर रहे हैं। कस्टम पैक्स आप देखिए यहाँ पर, ये बेसिकली यहाँ पर बिज़नेस में एक्सपेंशन कर रहे हैं, एनहेंसमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनहेंसमेंट कर रहे हैं। और जहाँ पर
मतलब जितने भी फार्मा कंपनीज़ हैं, जो पेंट कंपनीज़ हैं या एफएमसीजी कंपनीज़ हैं, सभी इनके क्लाइंट्स हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बहुत गज़ब का बिज़नेस है। तो आप देखिए कि नए-नए प्रोडक्ट्स लगातार ये लाते रहते हैं और लगातार जो डिमांड रहती है कस्टमर साइड से उसको फुलफ़िल करते हुए नज़र आते हैं। और अच्छी बात ये है कि इनके जो है मल्टीपल न्यू प्रोजेक्ट्स और प्लांट जो हैं यहाँ पर अभी आने वाले हैं। सुल्तानपुर में, दमन में ऑलरेडी चल रहा है, पानीपत में इनका आने वाला है, शेयार में 25 में आएगा, सेंडिला में 25 में आएगा। तो ये सारे प्लांट्स इनके जैसे ही एक्टिव होंगे, वापस से हमको रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर और प्रॉफिटेबिलिटी की ज़बरदस्त यहाँ पर जंप हमको होता हुआ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ कस्टमर क्वार्टर थ्री में देखिए कितने सारे कस्टमर्स इन्होंने ऐड किए हैं। हर क्वार्टर ये नए कस्टमर्स ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपनी क्वालिटी प्रोवाइड कराती है, कस्टमर रिलेशनशिप अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बैलेंस शीट अच्छी है इस कंपनी की। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी एक पोर्टफोलियो वाली कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, ग्रोथ ओरिएंटेड, ग्रोथ फोकस्ड कंपनी है। तो ये इस कंपनी को आपको डेफिनेटली रडार पे ज़रूर रखना चाहिए। और गिरावट में मौका बन रहा है तो मेरे हिसाब से 870 850 के लेवल के आसपास में पहली बाइंग होगी। और उसके बाद अगर और गिरता है स्टॉक और आपको गलती से 700 के आसपास मिल जाता है तो इसको भर लीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है। बस थोड़ा सा वैल्यूएशन अभी हायर साइड पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका जो मीडियन पी 18 का है और अभी आई थिंक ये 40 के पी के आसपास चल रहा है। तो एक ये जो है मीडियन पी, एक ये जो मीन रिवर्जन है, ये हो सकता है। तो उस हिसाब से भी आपको देखना है। तो स्मॉल कैप कंपनी 3000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो वैल्यूएशन और अलोकेशन को अपना आपको मैनेज करके, सॉरी, अलोकेशन को आपको यहाँ पर देख के चलना है। तो ये है दोस्तों कुछ कंपनीज और उनकी रिगार्डिंग अपडेट्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका ओपिनियन क्या है वो भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।